आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 263, 323, 361 और 403 में अभाज्य संख्या है। हमें बताना है कि अमंग 263, 323, 361 एंड 403 द प्राइम नंबर इज। ऑप्शन ए द फर्स्ट नंबर, ऑप्शन बी द सेकंड नंबर, ऑप्शन सी द थर्ड नंबर एंड ऑप्शन डी इज द फोर्थ नंबर। तो क्वेश्चन में हमें चार संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या हमारी 263 है, दूसरी संख्या हमारी 323 है, तीसरी संख्या हमारी 361 है और जो हमारी फोर्थ यानी चौथी संख्या दी गई है ये हमें दी गई है 403। हमें बताना है कि इन चार संख्याओं में से हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारी 263 यानी जो पहली संख्या ही है ये ही हमारी अभाज्य संख्या है। 263 हमारी प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो हमारी प्रथम संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी 263 एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 56। फाइंड द नंबर दैट व्हेन एडेड टू 7 टाइम्स itself gives 56। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 56। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसमें उसी संख्या के 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं हमारा जो नंबर है ये बराबर हमारे x के बराबर है। यदि हम x में x का 7 गुना जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 56 प्राप्त होगा। तो नंबर हमारा x है, उसी नंबर का 7 गुना जोड़ने पर हमें 56 प्राप्त होता है। तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा, x इंटू 7। ये हो जाएगा हमारा x इंटू 7 और बराबर में आएगा हमारा 56। तो ये हो गया हमारा x प्लस 7x और बराबर में आएगा 56। 8x बराबर 56 हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 7 के। तो हमारी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, संख्या हमारी 7 के बराबर हो जाएगी। तो वो संख्या हमारी 7 है जिसमें 7 गुना जोड़ने पर हमारा 56 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 10.036 बार का साधारण भिन्न रूप है। द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 10.036 बार इज। ऑप्शन ए 10/9 अपॉन 225, ऑप्शन बी 10/11 अपॉन 300, ऑप्शन सी 10/9 अपॉन 250, ऑप्शन डी है हमारा 10/36 अपॉन 999। तो हमें क्या बताना है, हमें 10.036 बार का साधारण भिन्न बताना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसे, हम ऐसे लिख लेते हैं 10 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 036 बार। तो सबसे पहले हम किसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा 036 बार है ये हमारी जो रिपीटिंग नंबर है इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 036। 6 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 36 में से उसे माइनस करेंगे जिस संख्या के ऊपर हमारा बार नहीं है। तो 36 में से हमारा 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 36 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33। तो हम 036 बार का हमने क्या लिख दिया, 36 - 3, तो ये आ गया हमारा 33। अब यहाँ पर 33 के अपोन में आएगा हमारा जिस संख्या के ऊपर डेसिमल, जो हमारा रिपीटिंग नंबर है वो उसकी जगह तो हम 9 लिखेंगे। ये हमारा 0.36 बार जो हमारा रिपीटिंग नंबर है इसे हमने क्या लिख लिया, इसे लिख लिया हमने 33 और अपोन में आएगा हमारा, जब हम इसे डेसिमल यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिमूव करके, तो जो हमारा 36 में से हमने माइनस कर दिया 3, तो ये हमारा 33 आ गया। और नीचे जो हमारे जिसके ऊपर बार है उसकी जगह तो हम लिखेंगे 9, और जिन संख्याओं के ऊपर हमारा बार नहीं है वहां पर लिखेंगे हम उसकी जगह 2 जीरो। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या हमारी 0 और 3 है जिनों के ऊपर बार नहीं है, तो उसकी जगह हम 2 जीरो लिखेंगे। और 6 के ऊपर बार है तो इसकी जगह हम एक 9 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 33/900। तो इसे 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 सही 300। और फिर उसके आगे क्या है, इसके आगे हमारा 10 प्लस 0 36 बार था हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 11/300।
तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 10 सही 11/300 के बराबर। 10 सही 11/300 के बराबर आ जाएगा। जब हम इसे साधारण भिन्न में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा ऑप्शन बी, 10 सही 11/300 के बराबर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप है और शेष विदेशी स्टैंप है। भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है? रवि's stamps collection consists of 2/7 Indian stamps with the remainder being foreign stamps. What is the ratio of Indian stamps to foreign stamps? Option A 2/5, ऑप्शन बी 5/7, ऑप्शन सी 5/2 और ऑप्शन डी हमारा 7/5। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो रवि के पास जो टोटल स्टैम्प्स थे ये हमारा 1 यूनिट थे। टोटल स्टैम्प्स थे 1 यूनिट। 1 यूनिट में से हमारे 2/7 जो है ये भारतीय स्टैम्प्स हैं। जो इंडियन स्टैम्प्स हैं, इंडियन जो है ये हमारे 2/7 है। तो विदेशी यानी फॉरेन बताने हैं हमें कि हमें इंडियन स्टैम्प्स और फॉरेन स्टैम्प में रेशियो बताना है। तो फॉरेन फॉरेन स्टैम्प्स कितने आ जाएंगे? फॉरेन स्टैम्प्स आएंगे हमारे 1 यूनिट में से माइनस करेंगे 2/7 जो हमारा बराबर आएगा 5/7 के। ये माइनस होगा हमारा 7 - 2/7, 7 - 2/7 जो हमारा बराबर होगा 5/7 के। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है द रेशियो ऑफ इंडियन स्टैम्प्स टू फॉरेन स्टैम्प्स। इंडियन स्टैम्प्स कितने हैं? इंडियन स्टैम्प्स हमारे 2/7 है और फॉरेन स्टैम्प्स हमारे 5/7 है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा इनों में 2/7 रेशियो 5/7, यानी रेशियो कितने का आएगा? 2:5 का रेशियो आएगा हमारा इंडियन स्टैम्प्स और फॉरेन स्टैम्प्स में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, 2:5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 विद्यार्थियों में से 12% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं तो कितने विद्यार्थी इसमें अच्छे नहीं हैं? इफ 12% ऑफ द 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथमेटिक्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट इट? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम जो टोटल परसेंटेज है स्टूडेंट्स का, टोटल परसेंटेज है 100%। उसमें से हमारे 12% जो विद्यार्थी हैं ये हमारे गणित में अच्छे हैं। जो अच्छे यानी गुड स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट्स हमारे 12% है। और नोट गुड जो है हमारे, नोट नोट गुड हो जाएंगे हमारे 100 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88%। टोटल स्टूडेंट्स की परसेंटेज 100% है। जो हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं ये हमारे 12% है और जो अच्छे नहीं है ये हमारे 88% है। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे टोटल स्टूडेंट्स जो है ये हमारे 25 है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 25 हैं और 25 में से हमारे जो 12% है ये हमारे गणित में अच्छे हैं। तो जो अच्छे नहीं है उनों का परसेंटेज था हमारा 88%। जो अच्छे नहीं है ये थे हमारे जो नॉट गुड स्टूडेंट थे 88% थे। और क्वेश्चन में कहा गया था जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे ये हमारे 25 थे। तो हमें बताना है जो हमारे अच्छे नहीं है ये हमारे कितने विद्यार्थी हैं, जो कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में अच्छे नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 88/100। तो ये हो जाएगा हमारा 22 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे गणित में अच्छे नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 25 का हमारा 88% 22 के बराबर होगा। तो 22 स्टूडेंट्स हमारे गणित में अच्छे नहीं है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। वह 30% अंक पाता है तथा 80 अंकों में फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? A student needs 40 marks to pass an examination. He secures 30% marks and fails by 80 marks. What is the maximum number of marks for the examination? Option A 800, option B 750, option C 700, option D 900। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो थे ये हमारे 100% थे। मैक्सिमम
मैक्सिमम मार्क्स हमारे 100% थे जो स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए, यानी जो जो छात्र परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, यानी जो पास होने के लिए ये हमारे 40% अंक चाहिए थे, और स्टूडेंट ने कितने गेन करे, स्टूडेंट ने गेन करे हमारे 30%। तो परसेंटेज में हमारे कितने का डिफरेंस है, पास होने के लिए 40% चाहिए थे और स्टूडेंट ने हमारे 30% गेन करे। तो हमारा जो परसेंटेज डिफरेंस होगा, परसेंटेज परसेंटेज डिफरेंस बराबर होगा हमारे 40% माइनस 30% का, यानी हमारा 10% का। जो हमारा परसेंटेज डिफरेंस है ये हमारा 10% का है। क्वेश्चन में कहा गया है जो छात्र जो फेल हुआ है ये हमारा 80 अंकों से हो जाता है, और क्वेश्चन में जो परसेंटेज जो सोल्व करते हुए परसेंटेज आई है ये आई है कि वो 10% से फेल हो जाता है। तो जो हमारी 10% की जो परसेंटेज है, 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स बराबर होगा हमारे 80 के 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ये बराबर होगा हमारे 80 के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमारे 80 नंबरों से छात्र फेल होता है और परसेंटेज आई है 10% से छात्र फेल हो रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स बराबर होगा हमारा 80 गुणा 100 और बट्टे में आएगा हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 800। तो एक्स मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100%, और 100% हमारे किसके बराबर आए, 100% हमारे 800 के बराबर आए हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स इज 800। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो मैक्सिमम मार्क्स थे ये हमारे 800 थे, 800 थे। ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। There are two candidates in an election. The losing candidate secured 41% of the votes and was defeated by 5,580 votes. What was the total number of votes? Option A 31,000, option B 30,000, option C 32,000, option D 33,000। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो टोटल वोट्स थी, टोटल वोट्स का परसेंटेज था हमारा 100%। तो यहाँ पर हमारा जो हारने वाले ने हमारे प्राप्त करे हैं 41%। तो जीतने वाले ने प्राप्त करे हमारे 100% माइनस 41%, यानी हारने वाले को मिले हमारे 41% और जीतने वाले को मिले हैं 59%। परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज डिफरेंस होगा हमारा, परसेंटेज परसेंटेज डिफरेंस बराबर होगा 59% माइनस 41%। ये बराबर होगा हमारे 18% के, 18% के बराबर होगा। अब जो हमारा परसेंटेज डिफरेंस है ये हमारा 18% आया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो 18% का 18% ऑफ मैक्सिमम या 18% ऑफ टोटल वोट्स, 18% ऑफ टोटल वोट्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे 5,580 के, 5,580 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो हारने वाला उम्मीदवार था ये हमारा 5,580 मतों से पराजित हो गया। और क्वेश्चन में हमारा जो परसेंटेज डिफरेंस आया है ये आया हमारा 18% का। तो 18% ऑफ टोटल वोट्स आ जाएगा हमारा 5,580 के बराबर। तो टोटल वोट्स बराबर होंगी हमारी, कुल मत बराबर होगा हमारा 5,580 गुणा 100 और बटे में आएगा हमारा 18। 5,580 को 18 से काटेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 310 के। तो टोटल वोट्स बराबर आएंगी हमारी, टोटल वोट्स बराबर 310 गुणा 100, यानी ये बराबर आ जाएंगी हमारी 31,000 के। तो टोटल वोट्स हमारी किसके बराबर आई, टोटल वोट्स हमारी 31,000 के बराबर है, यानी कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या 31,000 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है एवं 5% की छूट देता है तो उसका लाभ है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 16%। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम्स
20% above the cost price and offer a 5% discount, his profit is option A 15%, B 14%, C 13%, D 16%। तो यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट परसेंट यानी उसका जो लाभ है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और अपॉन में आएगा हमारा 100। एक्स है हमारा यहाँ पर कितना परसेंट अंकित कर रहा है और वाई है हमारा कि कितने की छूट दे रहा है। अंकित कितना कर रहा है, अंकित 20% कर रहा है और छूट 5% की दे रहा है। तो एक्स तो बराबर हो जाएगा हमारे 20% के, एक्स बराबर 20% है और वाई बराबर है हमारा 5% के। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 5 और इधर हो जाएगा हमारा माइनस 20 गुणा 5 और अपॉन में आएगा हमारा 100। 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा। या ये हो जाएगा हमारा 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 और माइनस में 1, तो कितने परसेंट का नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 14% का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो उसे लाभ होगा ये उसे 14% का होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। A shopkeeper marks an item of 3/4 of its cost price. If he sells the item at the marked price, what a profit of 40%, what percentage profit or loss will he incur? ऑप्शन ए 6% की हानि, ऑप्शन बी 6% लाभ, ऑप्शन सी 5% का लाभ और ऑप्शन डी हमारा 5% की हानि। ऑप्शन ए हमारा 6% लॉस, बी 6% प्रॉफिट, सी 5% प्रॉफिट और डी 5% लॉस। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दुकानदार जो क्रय मूल्य अंकित कर रहा है, क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 100 रुपए और जो भाग अंकित कर रहा है यानी जो अंकित मूल्य है यानी जो मार्केट प्राइस है ये हो जाएगा 100 रुपए का 3/4। तो अंकित मूल्य किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य बराबर होगा 100 रुपए का 3/4, जो बराबर होगा अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 75 रुपए। अंकित मूल्य 75 रुपए। आगे कहा गया है यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उस वस्तु का, जो वस्तु बेच रहा है, तो एसपी बराबर होगा सेलिंग प्राइस होगा उसके अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा अंकित मूल्य कितना है 75 रुपए है, तो 75 रुपए पर 40% का लाभ लेकर बेचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 75 गुणा 140/100। सोल्व करेंगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 है और 4 पंजे 20। एसपी बराबर आ जाएगा हमारा 105 के। जो सेलिंग प्राइस है ये हमारा 105 के बराबर आया है। आगे कहा गया है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। सेलिंग प्राइस आया 105 रुपए, क्रय मूल्य था 100 रुपए, सीपी था हमारा 100 रुपए, एसपी आया है यहाँ पर 105 रुपए। तो बताना है हमें प्रॉफिट परसेंट लॉस हुआ है, प्रतिशत लाभ है या हानि है। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ हुआ है, क्योंकि सीपी हमारा 100 था और एसपी हमारा 5 है, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है हमारा 100, मतलब एसपी में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो लाभ हुआ है हमारा 5 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ का प्रतिशत बराबर होगा हमारे 5/सीपी इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे सीपी कितना है, सीपी है हमारा 100, तो ये बराबर होगा हमारे 5/100 यानी 5/100 गुणा 100, 5/100 गुणा 100, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है यानी लाभ प्रतिशत हमारा 5% के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 5% का लाभ होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर दुकानदार 15% की हानि वहन करता है। वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। A shopkeeper incurs a loss of 15% by selling an item for 170 rupees. At what price should he sell the item to make a profit of 20%? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
क्रय मूल्य बराबर होगा जो वस्तु को बेच रहा है एसपी अपॉन कितनी हानि पर बेच रहा है और इंटू में आएगा हमारा 100 15% की। यदि वस्तु 15% की हानि पर बेची जा रही है तो 170 रुपए में बेची जा रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। तो सीपी कितना है, सीपी हो जाएगा हमारा सीपी बराबर 170 रुपए में बेची जा रही है 170, तो यहाँ पर आएगा 100 माइनस 15%, तो ये हो जाएगा 170 बटे 85 और गुणा में आएगा हमारा 100। 85 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर आ जाएगा हमारे 200 के। क्वेश्चन में हमसे आगे कहा गया है वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जो उसे 20% का लाभ हो। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें वस्तु का विक्रय मूल्य फाइंड करना है यानी एसपी फाइंड करना है। तो एसपी किसके बराबर होगा, एसपी बराबर होगा हमारे सीपी के। तो कितने परसेंट का लाभ हो यहाँ पर जो प्रॉफिट और अपोन में आएगा हमारा 100। सीपी है हमारा 200, प्रॉफिट गेन करना है हमें 20% का, जो हमारा 20% का लाभ हो तो ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 120 और बट्टे में आ जाएगा हमारा 100। 100 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो एसपी बराबर आ जाएगा एसपी बराबर 240। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यदि हम उस वस्तु को 240 रुपए में बेचेंगे तो उसमें 20% का लाभ होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। Which of the following is the smallest 3-digit number that is completely divisible by 4, 8 and 16? ऑप्शन ए। तो सबसे पहले तो हमें ये संख्या देखनी है जो हमारी 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या होगी हमारी 4, 8, 16 का एलसीएम होगी। तो 4, 8 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। 2 से करेंगे 1 वो 4, उसके बाद 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 1 1। तो 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारे 16 के। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8, 16 यानी जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें बताना है कि इन 4 संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है 3 अंकों की छोटी से छोटी जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 100 पहली हमारी 111 जो हमारी 16 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद आती है हमारी 112, ये हमारी 16 से विभाजित है। 16 की जब हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 110 भी हमारी डिविजिबल नहीं है यानी विभाजित नहीं है 16 से। 108 भी हमारी विभाजित नहीं है 16 से, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 112 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो हमारी 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। What is the smallest number that must be subtracted from 3000 so that it becomes perfectly divisible by 7, 11 and 13? ऑप्शन ए है हमारा 998, ऑप्शन बी है हमारा 997, ऑप्शन सी है हमारा 1025 और ऑप्शन डी है हमारा 372। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 7, 11 और 13 का एलसीएम लेंगे। हमें वो संख्या फाइंड करनी है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 7, 11 और 13 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 7, 11 और 13 का एलसीएम आएगा हमारा 1001। तो 1001 को हम 3000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1001 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वो न्यूनतम संख्या आ जाएगी जिसके घटाने पर जो 3000 है ये एक पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 1001 से डिवाइड करेंगे हम किसे, 3000 को 1001 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2002, बचेगा हमारा 9998। तो यदि हम 3000 में से 9998 घटा देंगे तो ये हमारी 1001 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये हमारी 3000 परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी 7, 11 और 13 से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हम 998 को घटा देते हैं तो ये हमारी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड सुनील इज 2:3. 5 years later, the ratio of their ages will be 3:4. What are their present age? ऑप्शन ए है हमारा 1624 यानी 16-14, ऑप्शन बी हमारा 8-12, ऑप्शन सी 4-8 और ऑप्शन डी हमारी 10-15। यहाँ पर अनिल की और सुनील की आयु का अनुपात दिया गया है, तो अनिल रेशियो सुनील, तो मान लेते हैं जो अनिल की एज है ये है 2x और सुनील की है हमारी 3x। 5 years later, 5 years 5 ईयर लेटर दिया गया है, जो अनुपात दिया गया है इसमें 3:4 का दिया गया है, तो 2x+5/3x+5 बराबर हो जाएगा हमारे 3/4 के। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, 2x+5 और बराबर में हो जाएगा हमारा 3x+5 जो बराबर हो जाएगा हमारा 8x+20 के, और इधर बराबर हो जाएगा हमारा 9x+15 के। यहाँ पर हमारा 20 में से 15 माइनस हो जाएगा और इधर हमारा 9x में से 8x माइनस हो जाएगा। ये बचेगा हमारा x बराबर 5 के आएगा। x की वैल्यू हमारी 5 के बराबर आई है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु अनिल की कितनी थी? 2x, सुनील की थी 3x। x बराबर हमारे 5 आया है, तो अनिल की हो जाएगी यहाँ पर हमारे 2 × 5 और सुनील की हो जाएगी 3 × 5, यानी अनिल की जो है ये 10 हो जाएगी और सुनील की हो जाएगी 15। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो अनिल की वर्तमान आयु है 10 साल है और सुनील की वर्तमान आयु 15 साल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। If the sum of the ages of a father and his son was 40 years 5 years ago and the ratio of their current ages is 4:1, what is the father current age? हमें बताना है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो 5 वर्ष पूर्व यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 5 साल थी। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु थी ये 5 साल थी और पुत्र की भी आयु 5 साल थी। अब जो पुत्र और पिता की आयु का योग है ये 40 वर्ष दिया गया है, तो ये कितनी है? ये दोनों की 10 साल है और प्लस में कितना हो जाएगा? 10 + 40, यानी जो उनकी टोटल आयु 5 वर्ष पूर्व जो अब उनकी आयु का योग है, उनकी जो अब वर्तमान आयु जो है 5 वर्ष पूर्व यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की हो गई 10 साल, प्लस करके 5 वर्ष पूर्व 5 साल पिता की और पुत्र की भी 5 वर्ष पूर्व 5 साल, दोनों की 10, टोटल हो गई 50 साल। वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:1। पिता की जो है यानी फादर की जो दी गई है ये 4x दी गई है, मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो दिया गया है फादर का 4 और पुत्र का 1, यानी सन का 1 और फादर का 4। तो फादर की मान लेते हैं 4x है और सन की किसकी? सन की है हमारी x। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये क्या थी? जो 40 साल थी 5 वर्ष पूर्व की आयु थी, और जो अब वर्तमान आयु है ये है 50 साल। 50 साल वर्तमान आयु है, 40 वर्ष 5 वर्ष पूर्व थी 40। तो प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज 50 ईयर है। प्रेजेंट एज का अनुपात दिया गया है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4x, जो फादर की है यानी जो पिता की है, पिता की दी गई है 4x और पुत्र की दी गई है यहाँ पर x। पुत्र की x है, पिता की कितनी है? पिता की है 4x। तो ये हो जाएगा हमारा 4x+x बराबर 50 के हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5x बराबर 50 के, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 50/5, x बराबर हो गया हमारे 10 के। तो वर्तमान में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है पिता की वर्तमान में आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान में आयु कितनी है? 4x है, तो 4x कितना हो जाएगा? x बराबर आया है हमारे 10 के, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 10। तो वर्तमान जो पिता की आयु है ये 40 साल है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल है। तो वर्तमान में दोनों का जो एज है ये 50 साल था, सम प्रेजेंट एज का सम था 50 साल। पिता की आयु आई है 40 वर्ष, पुत्र की है 10 वर्ष। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वर्तमान आयु पिता की कितनी है? 40 वर्ष है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 2 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12/1/2% इज ऑप्शन ए 2,125, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 400। हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है यानी चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करना है। रेट हमारी गिवन है, टाइम हमारा गिवन है 2 वर्ष, और हमारी जो प्रिंसिपल भी गिवन है। रेट हमारी गिवन है 12 से ही 1/2%, टाइम हमारा 2 साल का है 2 years, प्रिंसिपल दी गई है हमें 8,000। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट बराबर होगी हमारी, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100, और अपन में आएगा हमारा 2। तो यहाँ पर रेट कितनी है, रेट दी गई है हमारी 25/2%। पुट करेंगे सभी की वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बराबर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये दिया गया है, 1 + 25/2 गुणा 100, और ईयर कितने हैं, ईयर है हमारा 2 साल के लिए। तो अमाउंट बराबर हो जाएगी हमारी 8,000 प्लस 25 से काटेंगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। ऊपर पावर हो जाएगी हमारी 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9/8 की पावर 2, और इधर हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये है, और बराबर में कितना है, बराबर में है हमारी अमाउंट। तो अमाउंट बराबर हो जाएगी हमारी 8,000 गुणा 9/8 गुणा 9/8। 8 से काटेंगे तो ये बचेगा हमारा 1,000, उसके बाद 8 से काटेंगे तो यहाँ पर 125 बार में जाएगी, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा 125 गुणा 81। तो अमाउंट बराबर होगी हमारी 10,125 के बराबर। तो यहाँ पर हमसे क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI चक्रवर्ती ब्याज होगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारी 10,125, प्रिंसिपल था हमारा 8,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट थी हमारी 10,125, प्रिंसिपल था हमारा 8,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा हमारा 2,125। क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछा था। चक्रवर्ती ब्याज है हमारा 2,125, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 12% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपए का यदि प्रिंसिपल मिलता है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा हमारा 2,125। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 925 रुपए 5 वर्ष में मिश्र धन 1,110 रुपए हो जाएगा। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द अमाउंट ऑफ 925 becomes 1,110 इन 5 years। रेट बतानी है हमें, प्रिंसिपल हमारा दिया गया है, टाइम हमारा दिया गया है, अमाउंट दी गई है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि रेट कितनी है, जिसमें हमारा अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट दिया गया हमारा 1,110 यानी 1,110 रुपए। प्रिंसिपल दिया गया है हमें 925 रुपए, और जो हमारा टाइम है, टाइम हमें दिया गया है 5 years। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारी 1,110 रुपए और माइनस में हमारा 925 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 125 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 125 हो जाएगा। रेट हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R/100। SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R/100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 185 रुपए, बराबर प्रिंसिपल है हमारा 925 रुपए, टाइम 5 साल का है। रेट हमें फाइंड करनी है और अपोन में आएगा हमारा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 185 गुणा 100/925, और गुणा में आएगा हमारा 5 बराबर R। यहाँ पर काटेंगे तो 925 जो 185 से 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 से 5 से काटेंगे तो 4। आर किसके बराबर आई, आर आ जाएगी हमारी 4% के। क्वेश्चन में हमसे रेट ही पूछी गई थी, रेट बराबर आई है हमारे 4% के, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। साधारण ब्याज की जो दर है ये हमारी 4% से 925 रुपए 5% में मिश्र धन से 1,110 रुपए हो जाएंगे। तो रेट है हमारी 4%, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा।
What is the average of the first five prime numbers? Option A 5 by 2 by 5, ऑप्शन बी 5 by 4 by 5, ऑप्शन सी 5 by 3 by 5 और ऑप्शन डी हमारा 6। तो हमें बताना है कि फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना होगा। तो पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी है? प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं हमारी पांच अभाज्य पांच अभाज्य संख्या प्रथम पांच अभाज्य संख्या पहली हमारी दो है, दूसरी तीन, पहली दो, तीन, पांच, सात, 11 ये हमारी प्रथम पांच अभाज्य संख्या। अब हमें क्या बताना है? हमारे इनों का औसत बताना है। तो औसत होगा हमारा सम ऑफ नंबर्स और अपॉन में हमारा टोटल नंबर्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे एवरेज के। तो सम ऑफ नंबर्स कितना होगा? सम ऑफ नंबर्स होगा 2 + 3 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और अपॉन में आएगा हमारा 5। 2 3 5 7 11 का जो सम है बराबर हो जाएगा हमारे 28 के और बराबर अपॉन में आएगा हमारे 5। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे 5 सही 3/5 के। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत हमारा बराबर होगा 5 से ही 3/5 के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में चार विद्यार्थियों के प्राप्त अंक क्रम से 72, 60, 63 और 65 है। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 68। The marks obtained by four students in a class are 72, 60, 63 and 65 respectively. What will be their average score? एवरेज स्कोर बताना है हमें। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 60, ऑप्शन बी है हमारा 65, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 68। संख्याएं हमारी जो हमें एवरेज बताना है यानी औसत बराबर होगा हमारे औसत बराबर हो जाएगा हमारा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और नीचे आएगा हमारी संख्याओं की संख्या यानी सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, संख्याओं की संख्या। तो औसत बराबर हो जाएगा हमारा संख्याओं का योग कितना होगा? 72 + 60 + 63 + 65 और अपॉन में संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है? चार संख्या है यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक चार संख्याओं में गिवन है। तो 72, 60, 63, 65 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बराबर आएगा हमारे 260 के और अपॉन में आ जाएगा हमारा 4। सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 और 65 के बराबर आ जाएगा। 6 और 5 यानी 65 के बराबर आ जाएगा। जब 260 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 65 आएगा। तो उनके प्राप्तांक का औसत कितना है? एवरेज आया हमारा 65। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द एवरेज स्कोर इज 65। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 65 आया है हमारा औसत। क्वेश्चन में हमसे औसत पूछा गया था, ये हमारा 65 आया और 65 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पाइप पी एक टैंक को 10 घंटे में भर देता है तथा पाइप क्यू टैंक को 15 घंटों में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 25 घंटे, ऑप्शन बी 30 घंटे, ऑप्शन सी 35 घंटे, ऑप्शन डी 40 घंटे। Pipe P fills a tank in 10 hours and pipe Q empties it in 15 hours. If both pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill tank? ऑप्शन 1 है हमारा यानी ऑप्शन ए 25 आवर, बी 30 आवर्स, सी 35 आवर, डी 40 आवर्स। जो पी भर रहा है 10 घंटे में तो पाइप पी के द्वारा एक घंटे में भरा भाग ये हो जाएगा हमारा 1/10। और पाइप क्यू जो है वो खाली कर रहा है तो पाइप क्यू द्वारा एक घंटे में खाली करा खाली करा भाग तो ये हो जाएगा हमारा 1/15। तो दोनों का एक घंटे का संयुक्त कार्य कितना हो जाएगा? पी और क्यू का संयुक्त कार्य बराबर हो जाएगा पी और क्यू का संयुक्त कार्य
जो P है वो भर रहा है और Q खाली कर रहा है। P 10 घंटे में भर रहा है, Q 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो 1/10 माइनस 1/15 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा हमारा 1/30। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में 1 घंटे, 1 घंटे का काम 1/30 है, तो ये कितना समय लगेगा? 30 घंटे लगेंगे। तो 1/30 था दोनों का संयुक्त कार्य, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 30 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि पी और क्यू को एक साथ खोल दिए जाए, पी जो है वो 10 घंटे में भर रहा है और क्यू 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों को टैंक को भरने में 30 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिनों बाद बी उसमें शामिल हो जाता है। कार्य करने हेतु कार्य को पूरा करने हेतु लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 9 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। A can complete a task in 15 days and B alone can complete it in 10 days. A start the work and B join him after 5 days. Find the number of days taken to complete the work. ए का बताना है कि जो कार्य को पूरा करने के लिए फुल ए और बी दोनों कितना समय लेते हैं। ऑप्शन ए 4 दिन का, ऑप्शन बी 9 दिन, ऑप्शन सी 10 डेज, ऑप्शन डी 15 डेज। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो कार्य कर सकता है अकेला, ए कार्य 15 दिन में कर सकता है, और बी जो अकेला है ये बी कर सकता है, बी जो कार्य कर सकता है ये 10 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? ए और बी का टोटल वर्क होगा, ए और बी के काम का जो एलसीएम है 15 और 10 का एलसीएम है हमारा 3 डे, सॉरी 30 डे यानी 30 दिन। तो टोटल काम जो कर सकते हैं वो ए और बी ये 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता यानी वर्किंग एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बराबर होगी 30/15 यानी 2 यूनिट पर डे, यानी 2 इकाई प्रतिदिन, 2 इकाई दिन की। और बी की कार्य क्षमता जो है, बी की कार्य क्षमता होगी हमारी 30/10 यानी 3 इकाई पर डे, यानी 3 यूनिट पर डे। 3 इकाई, 3 इकाई प्रतिदिन। ए की कार्य क्षमता 2 इकाई है और बी की कार्य क्षमता 3 इकाई। 5 दिन में, तो 5 दिन में जब ए है 5 दिनों बाद बी शामिल होता है, तो ए जो है वो काम को अकेला 5 दिन तक करता है। तो 5 दिन में ए के द्वारा किया गया काम, ए के द्वारा किया गया काम, काम यानी दिन, वर्किंग एफिशिएंसी, डे और एफिशिएंसी, यानी 5 दिन में उसने कितना काम करा है जिसकी जितनी उसकी कार्य क्षमता थी। और कार्य क्षमता है उसकी 2 इकाई प्रतिदिन। तो ए ने जो काम किया है वो 5 दिन में वो 10 इकाई टोटल। अब जो शेष कार्य यानी जो शेष काम कितना बचा है, शेष कार्य बचा है, टोटल कितना था? टोटल था हमारा 30, टोटल माइनस, टोटल माइनस ए का काम। ए का काम कितना? ए का 5 दिन का काम, तो ए का काम जो है 5 दिन का ये 10 है और टोटल कितना था? टोटल था 30। तो कितना बचा है? शेष कार्य बचा है हमारा 20 दिन का, यानी 20 इकाई। 20 इकाई कार्य बचा है हमारा शेष। अब जो शेष काम है ये ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो शेष काम पूरा करने के लिए दोनों की कार्य क्षमता लगेगी। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है, तो दोनों की कार्य क्षमता 5 इकाई के बराबर है। काम बचा है 20 इकाई। तो टोटल वर्क कितना था? जो बचा है शेष वर्क ये है हमारा टोटल 20 और अपन में आएगा हमारा 5। टोटल वर्क जो बचा है ये 4 दिन का बचा है। जो शेष काम को पूरा करने में लगेंगे 4 दिन और लगेंगे। तो टोटल हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कार्य को करने हेतु लिए गए दिनों की संख्या। तो टोटल टाइम कितना लिया गया है? टोटल टाइम टोटल टाइम टेकन कितना लिया गया है? पहले 5 दिन तो ए के द्वारा लिए गए थे और फिर बाकी के 4 दिन ए और बी के द्वारा लिए गए थे। ये 4 दिन क्या है? जो ए और बी के द्वारा लिए गए थे, और ये 5 दिन वो है जो हमारे ए के द्वारा लिए गए थे। तो काम को करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा है? 9 दिन का लगा है। तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।
दोनों ए और बी को पूरा काम करने के लिए 9 दिन की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 20 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसी दिशा में 36 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ऑप्शन ए 4 सेकंड, ऑप्शन बी 10 सेकंड, ऑप्शन सी 11 सेकंड, ऑप्शन डी 5 सेकंड। A 20-meter long train is traveling at a speed of 60 meters per second. How long will it take to overtake a person moving in the same direction at a speed of 36 kilometers per hour? Option A 4 seconds, option B 10 seconds, option C 11 seconds, option D 5 seconds. जो डिस्टेंस है ये कितने हैं ट्रेन के बराबर है, जो डिस्टेंस है ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, डिस्टेंस है हमारी 20 मीटर्स। ये हमारी डिस्टेंस के बराबर है। चाल है ट्रेन की मीटर पर सेकंड में दी गई है, जो स्पीड है ये हमारी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड किसकी चाल दी गई है? उस ट्रेन की चाल दी गई है। उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति, जो चाल दी गई है, स्पीड जो दी गई है मैन की, जो स्पीड है पर्सन की, ये किस में दी गई है? स्पीड दी गई है पर्सन की किलोमीटर पर आवर में, वो भी 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 यानी 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो जो अब ट्रेन है ये 20 मीटर की लंबाई है और चाल है इसकी 60 मीटर की। उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी जो चाल है ये हमारी आ गई है 10 मीटर प्रति प्रति सेकंड की। तो ये हो गया हमारा जो रिलेटिव स्पीड है। अब हमें क्या बताना है? हमें टाइम बताना है, यानी समय बराबर होगा हमारे समय समय बराबर होगा हमारे डिस्टेंस अपॉन यानी दूरी बटे सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगी हमारी ट्रेन की, और हमारा जो पर्सन चल रहा है, हमारा अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस होगी। तो टाइम बराबर होगा हमारी डिस्टेंस है हमारी 20 मीटर, जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई थी ये हमारी 20 मीटर है, जो स्पीड है रेलगाड़ी की ये हमारी 60 मीटर प्रति सेकंड है, और जो हमारी और व्यक्ति की जो पर्सन की जो स्पीड है ये हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या माइनस होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन, ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, ये बराबर होगी हमारी रिलेटिव स्पीड के। सेम डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस होगी, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा 200 बटे स्पीड ऑफ ट्रेन थी हमारी 60 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस हमारी जो स्पीड है पर्सन की यानी जो व्यक्ति की गति है ये है हमारी 10। तो ये हो जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा हमारे 200 बटे टाइम इक्वल्स टू 200 बटे 50। तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारे 4 सेकंड के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 4 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर जाएगी। 20 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 60 मीटर है वो 4 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चोर एक कार को 1 बजे दोपहर में चुराता है और इसे हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोर को 2 बजे दोपहर में ही चिन्हित कर लिया जाता है तथा पुलिस तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी? ऑप्शन ए 3:30 बजे दोपहर, ऑप्शन बी 4 बजे दोपहर, ऑप्शन सी 5 मतलब शाम 5 बजे, और ऑप्शन डी शाम 6 बजे। A thief steals a car at 1 p.m. and drives it along the highway at a speed of 60 km per hour. The thief is spotted at 2 p.m. and the police immediately start chasing him on a motorcycle at a speed of 80 km per hour. What will the police catch the thief? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चोर एक कार को 1 बजे दोपहर में चुराता है। तो चोर ने जो चुराई है वो कार 1 बजे चुराई है दोपहर में। अब इसे हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है, और 2 बजे चोर के 2 बजे दोपहर में चिन्हित कर लिया जाता है, यानी 2 बजे पुलिस को पता चलता है। तो 1 घंटे में जो चोर के द्वारा दूरी जो तय की गई है वो 60 किलोमीटर तय की कर ली गई है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है? 1 बजे चोर ने चुराई थी गाड़ी,
2 बजे पुलिस को पता चला है तो उसने 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करी है, 1 घंटे में डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर कवर कर ली है। डिस्टेंस 60 किलोमीटर आ गई। रिलेटिव स्पीड आएगी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चोर की थी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पुलिस की थी। दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस होगी, यानी सापेक्ष चाल हमारी माइनस होगी। तो रिलेटिव स्पीड बराबर होगी हमारे 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम होगा हमारा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस है हमारी 60 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड आ गई है, स्पीड है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम आएगा हमारा 3 घंटा। 2 बजे पुलिस ने पीछा करना शुरू करा था, 3 घंटे के बाद चोर को पकड़ लेगी। तो चोर कब पकड़ा जाएगा, 3 बजे, यानी दोपहर के 2 बजे। तो पुलिस ने उससे पता चला था और पीछा करना पुलिस ने शुरू किया था। 2 बजे दोपहर के 3 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, यानी शाम 5 बजे जो पुलिस है ये चोर को पकड़ लेगी शाम के 5 बजे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। शाम 5 बजे चोर जो है ये पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, √0.25 अपॉन 0.009 गुणा √0.09 बटे 0.36 बराबर है। हमें बताना है कि ये हमारा ये किसके बराबर है, 0.25 अपॉन 0.009। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले पहला रूट सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 25/100 और अपॉन में आएगा हमारा 9/1 और उसके बाद 4 जीरो। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा √25/100 गुणा 10,000 अपॉन 9। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर बचेगा हमारा 2500 अपॉन 9 रूट बाहर आएगा तो ये बचेगा हमारा 50/3। पहला रूट सोल्व हो गया। उसके बाद दूसरा रूट है हमारा, दूसरा रूट रूट 0.09 और बटे में है हमारा 0.36। ये आ जाएगा हमारा 9/100 और ये भी आ जाएगा हमारा 36/100। तो यहाँ पर हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लिखेंगे रूट, यहाँ पर भी हमारा रूट है 9/100 और गुणा में आएगा हमारा 100/36। तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 3/6 के बराबर। तो पहले वाला बराबर आया था, हमारे पहले वाला रूट सोल्व करा था तो 50/3 के बराबर आया। और दूसरा रूट जो है, दूसरा रूट बराबर आया है हमारे 3/6 के बराबर। पहला रूट हमारा 50/3 के बराबर था, दूसरा रूट हमारा 3/6 के बराबर था। इसे सोल्व करेंगे तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 8 सही 1/3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा हमारे 8 से ही 1/3 के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, यदि x स्टार y बराबर है x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 1 तो 5 स्टार 4 का मान क्या होगा। इफ x स्टार y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 रूट x plus 3 square y minus 1, then what is the value of 5 star 4। तो x star y है हमारा, ये बराबर है हमारे x plus 3 का स्क्वायर और y माइनस 1 के बराबर। उसके बाद हमारा क्या है, x स्टार y की वैल्यू की जगह हमारा 5 स्टार 4 की वैल्यू दी गई है। और तब ये बराबर कहा गया है हमें x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू जो है ये हमारी 5 है और y की वैल्यू बराबर है हमारी 4 के। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1। तो 8 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर और गुणा में आएगा हमारा 3। 5 और 3 8 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 3। 8 का स्क्वायर हमारा 64 आ जाएगा और गुणा में आएगा हमारा 3 जो कि बराबर हो जाएगा हमारे 132 के। 192 के बराबर हो जाएगा। 64 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 5 स्टार 4 का मान 192 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा,
यदि चार लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान क्या होगा? If adding a natural number p to the product of four consecutive natural numbers results in a perfect square, then the value of p will be option A 8, option B 4, option D C 2, ऑप्शन डी 1। तो हमारे चार लगातार प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी? लगातार लगातार चार प्राकृतिक संख्या ये हो जाएंगी हमारी 1, 2, 3 और 4। इनों का गुणनफल में गुणनफल निकालना है और उसमें एक प्राकृतिक संख्या p जोड़नी है तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमें बताना है कि p का मान क्या है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 का जब गुणनफल करेंगे तो ये बराबर आएगा हमारे 24 के। अब हमें बताना है कि 24 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो ये 24 है ये पूर्ण वर्ग बने। है 24 एक दो अंक की संख्या है। जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी? 25 हो जाएगा। और 25 क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग है। तो जब हम 24 में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25 यानी 25। और 25 हमारा एक पूर्ण वर्ग है तो पी का मान क्या है? पी का मान आएगा हमारा 1। तो हमें क्या जोड़ना था? 24 में पी ऐड करना था यानी एक ऐड कर लिया हमने तो ये क्या बन गया? हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया 25। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। पी का जो मान है पी बराबर 1 है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 15। If the ratio of A and B is 4:5 and the difference between their squares is 81, what is the value of A? तो यहाँ पर संख्या क्या है? संख्या हमारी एक ए है और दूसरी हमारी बी है। अनुपात दिए गए हैं 4:5 के अनुपात में। तो ए हो जाएगी हमारी 4x और बी बराबर हो जाएगी हमारी 5x। आगे कहा गया है क्वेश्चन में हमसे उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो 4x² माइनस 5x² यानी उन दोनों का वर्ग 5x² या 5x² माइनस 4x²। 5x² माइनस 4x² किसके बराबर है? ये बराबर है हमारे 81 के। यानी 25x² माइनस 16x² बराबर है हमारे 81 के। तो ये हो जाएगा हमारा 9x² बराबर 81। तो x² बराबर हो जाएगा हमारा 81/9। x² इज इक्वल्स टू 81/9। तो x² बराबर हो जाएगा हमारे 9 के। x की वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारे 3 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा x बराबर हो जाएगा √9 के। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 3 के। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि तो a का मान क्या है? a का मान क्या था? 4x था। तो x की वैल्यू बराबर आई है हमारे 3 के। तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 3। यानी a का मान जो है ये हमारा 12 है और b का मान है हमारा 5 गुणा 3। b का मान है हमारा 15। क्वेश्चन में हमसे ए का मान पूछा गया है। ए का मान हमारा 12 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ ए इज 12। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है। उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है? ऑप्शन ए 16 लीटर, ऑप्शन बी 18 लीटर, ऑप्शन सी 12 लीटर, ऑप्शन डी है संरक्षित नहीं किया जा सकता। The ratio of milk to the water in a mixture of 3:2. If 4 liters of water are added to the mixture, the quantities of milk and water become equal. What is the quantity of milk in the mixture? Option A 16 liters, option B 18 liters, option C 12 liters और ऑप्शन डी हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो क्वेश्चन में हमसे ये क्या दिया गया है? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, जिसमें हमारा जो मिल्क है ये हमारा कितना है? मिल्क गिवन है हमारा 3x और वाटर है यानी जो हमारा पानी है ये क्या है? ये है हमारा 2x। अब आगे कहा गया है यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध में और पानी में अगर हम 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण जो है ये समान हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर 3x में +4
और 2x प्लस 4 चार दोनों मिश्रणों में हम 4-4 लीटर पानी मिलाते जा रहे हैं, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा गया है, ये कहा गया है यदि हम दूध और पानी में 4-4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये दोनों समीकरण समान हो जाता है, दोनों का परिमाण समान हो जाता है। तो 3x+4 और 2x+4 किसमें हो जाएगा, हमारे 1:1 में हो जाएगा, तो 1/1 के बराबर हो जाएगा। तो 3x+4 बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी, केवल पानी के मिश्रण में, जो पानी में हमें 4 लीटर पानी मिलाना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, दूध का रेशियो हमारा ऐसे ही रहेगा, पानी का जो मिश्रण है उसमें हम यदि 4 लीटर पानी और मिला देते हैं, जो हमारा जो रेशियो है ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x/2x+4 बराबर 1/1। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे 2x+4 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा हमारे 4 के। तो हमसे क्या पूछा है, उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है। तो मिल्क का क्या था, 3x था, x बराबर आया हमारे 4 के, तो मिल्क का हो जाएगा हमारे 3 × 4 यानी 12 लीटर। जो दूध का परिमाण है, ये जो मिश्रण में जो दूध का परिमाण है ये हमारा 12 लीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 लीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 12 लीटर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर हमारी कोई भी नई प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है, क्योंकि चैनल पर आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्टिवली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती रहती है, तो इसका आपके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।